हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज का पेपर सॉल्यूशन और टोटल 15 टेस्ट में से आज अपन 8वें टेस्ट के पेपर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 टेस्ट अपन कर चुके हैं। 10 टेस्ट तक आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसके बाद में लास्ट के जो 5 टेस्ट है वो फुल लेंथ होंगे। आज अपने टेस्ट के अंदर यानी 8वां जो अपना टेस्ट है, इसके अंदर जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद में टाइम एंड स्पीड, समय चाल दूरी, और उसके साथ में मीन मोड मीडियन, दो चर वाले रेखिक समीकरण के भी क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ में फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपदों के गुणनखंड, बहुपदों के एलसीएम एचसीएफ, ये सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। चलिए, और आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ्स की समस्या को हल करना चाहते हैं, मैथ का कोर्स भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप में से वे लोग जो चाहते हैं कि कंप्लीट मैथ को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा जाए, तो वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, ये अपना पहला क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज की वो दर क्या होगी जिससे कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? अपन सीधा ही फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। राशि 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब है कि वो अगर प्रिंसिपल आपका 1 था तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 4। ये तो आप समझते हैं। राशि का 4 गुना होने का मतलब है कि मूलधन आपका 1 है तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4, है ना। अब इसको अपन फॉर्मूले में सेट करें तो देखिए क्या होगा। मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 की पावर चक्र। अब यहां पे 2 वर्ष का समय है तो अपन यहां पे 2 लिख देंगे, बराबर मिश्रधन कितना है? 4। ठीक है। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से विशेष कुछ होना नहीं है। अपन क्या करें, अपन दोनों तरफ वर्गमूल कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये निकल के आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। आप कहोगे वर्गमूल क्यों किया? आपको इसमें चाहिए क्या है? दर, और दर कहां पड़ी है? इस ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर आपको घुसना है तो सबसे पहले आपको इस स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, तभी आप एंटर कर पाएंगे ब्रैकेट के अंदर। अब उन ब्रैकेट के अंदर चले गए हैं, अपन को दर चाहिए, 1 को उधर भेज दो आप। ये हो गया आर अपॉन 100 इज इक्वल टू, 1 उधर जाएगा, 2 में से घट गया तो 1। आर इज इक्वल टू 100 1 से गुणा होगा तो 100%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यस और नो? 100% आपकी दर है। अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें तो हमेशा आप ध्यान रखें दर का फॉर्मूला क्या होगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले में अगर डाल दूं तो ये हो जाएगा टाइम मूल बड़ा, या फिर आप लिख सकते हो मिश्रधन, मिश्रधन बटे में मूलधन माइनस 1 इंटू 100। ये हमेशा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो दर के लिए। ठीक है। टाइम कितना है? 2 वर्ष, तो रूट ही होगा। ओके। मिश्रधन आपका कितना है? 4। मूलधन आपका कितना है? 1। समझे? और -1 इंटू 100। ठीक है। 4 बटा 1 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1 इंटू 100 हो गया 100%। तो ये आपका फॉर्मूला भी है। ये टाइम मूल आपको करना है मिश्रधन बटे में मूलधन इसका, और -1 इंटू 100। ठीक है। बाकी ये प्रोसेस आप जानते ही हैं कि ये प्रॉपर वे है इसको करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, समझना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20, साधारण ब्याज 360 रुपए, तो वह राशि कितनी है? इसने बोला कि किसी धन का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट तो 360 है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 376.2 है, तो वो प्रिंसिपल बताना है कि वो राशि क्या है। एक काम करें अपन, देखिए आप, ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, ठीक है, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट और ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले अपन जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों सालों का साधारण ब्याज कितना है? 360 रुपए। दोनों सालों का साधारण ब्याज 360 रुपए है, तो इसका हो गया 180 रुपए, इसका हो गया 180 रुपए। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट है, हमेशा मूलधन पर लगेगा, और मूलधन कांस्टेंट रहता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमेशा साधारण ब्याज हर साल का बराबर होगा। दोनों साल का मिलाकर के 360 है, तो पहले साल का 180 सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल का हो गया 180। आपको पता है कि पहले राउंड में, पहले चक्र में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो पहले चक्र में चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 180। लेकिन दूसरे चक्र में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा?
दोनों सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर के 376.2 है, उसमें से पहले साल का 180 हो गया, तो दूसरे साल का हो जाएगा 196.2। इतना अपन समझने के बाद में अपन को ये पता चल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑल ये 180 180 180 180 चलता जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 180 से 196 और इसके आप इंक्रीज होता जाएगा। कारण ये है कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। तो अपन यहां पे एक चीज समझ सकते हैं कि पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज 180 है, दूसरे साल का 196 है, तो ये आपका 16.2 जो है ना, ये क्या है, ये है ब्याज का ब्याज। ये ब्याज का ब्याज यानी कि 16.2 रुपए का ब्याज लगा है आपके 180 पर, पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगा है 16.2। तो अपन दर ला सकते हैं, दर क्या आ जाएगी कि हमने 100 ये आपका हो गया 16.2, ये ब्याज देखा है 180 पर एक साल का। ये सुनो, तो ये पॉइंट हटा, ये जीरो गए, ठीक है, एक जीरो खप गया पॉइंट को हटाने में, एक जीरो कट गया। ये आपका हो गया 9%, दर आपकी 9% है। आपको दर नहीं चाहिए, आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो सीधा कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, एक साल का ब्याज कितना है, 9%। भाई दर जितनी है उतना एक साल का ब्याज है। एक साल का ब्याज प्रतिशत में 9 हो गया, रुपयों में आप किसी को भी उठा लो, इसको उठा लो, एक साल का ब्याज 180 रुपए, तो 9% आपके 180 के बराबर है। अब आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो 180 में दिया 9 का भाग और गुणा कर दिया 100 से, तो ये आ गया आपका 2000। ये सुनो, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। अब अगर आप इस प्रकार से नहीं करो तो फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना, इनटू आपकी जो दर है, दर का पता नहीं है ना, इनटू टाइम बटे में 100। अब यहां पे देखो दो राशि मिसिंग है, दो अमाउंट मिसिंग है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट को सेट करोगे, फिर यहां से पीआर की, इनको ट्रांसफर करके पीआर की वैल्यू को उसमें पुट करोगे, तब जाकर के आपका एक अमाउंट निकल के आएगा, या तो पी या आर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये समझने का सबसे बेहतरीन वे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखो क्या लिखा है, कितने वर्षों में रुपये 15,625 का 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन 17,576 रुपए हो जाएगा। अच्छा, कितने वर्ष में, ये कह रहा है कि मूलधन तो है 15,625, दर है आपकी 4%, ठीक है, और समय कितना लगेगा कि वो मिश्र धन हो जाएगा 17,576। समय आपको पता करना है। प्रोसेस क्या होता है आप जानते हैं, ये प्रिंसिपल 1 प्लस दर कितनी है 4 बटे में 100 की पावर चक्र, यानी समय तो आपको पता करना है ना, ये बराबर मिश्रण हो जाएगा आपका 17,576। ओके, चलिए अब यहां पे आप देखिए, अपन 15,675 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। आपको लाना क्या है, समय लाना है। समय कहां है, पावर में। तो निश्चित तौर पे आधार समान तो घाते समान वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, तब दर का वैल्यू आएगा। ठीक है, 15,625 को उधर लेके चलते हैं, उधर कौन है 17,576 और उसके बटे में चला जाएगा 15,675। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे, 100 एकम 100, 100 और 4 104, 104 बटे में 100, वो 4 से कटेगा तो हो गया 26 बटे में 25 की पावर टाइम। अब यहां पे देखिए आप 26 बटा 25 की पावर टाइम हो गया, आपको टी का वैल्यू लाना है, तो ये भी निश्चित तौर पे 26 बटा 25 बनेगा, तभी टी का वैल्यू आएगा, वरना आएगा नहीं। तो अपन एक काम करते हैं कि ये 26 बटा 25 है और इसके ऊपर पावर टी है, ये भी पक्के तौर पे 26 बटा 25 बनने की प्रबल संभावना है, वरना टी की वैल्यू आएगी कैसे। तो ये 25 बटा 26 करोगे तो ये 26 बटे में ये 25, ठीक है, पावर 3 पे जाएगा। 26 को आप 3 गुना करोगे, 26 इंटू 26 इंटू 26 तो 17,576 आएगा, और इसी प्रकार से 25 को आप 3 गुना करोगे तो ये आपका क्या निकलेगा 15,625। अब आप देखिए कि यहां पे आधार समान है, 25 बटा 26 25 बटा 26, आधार समान है तो घाते समान होंगी, तो आपका टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब टाइम जो है वो 3 वर्ष का है। आई समझ में बात, सिंपल चीज है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे वो क्या बोल रहा है, 26,000 रुपए 2 भागों में ब्याज पर दिए गए, यदि 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज
4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हैं, तो दूसरा भाग कितना है। कहना यूं चाह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 26,000 रुपये थे, उसने 2 भागों में इसको उधार दिया। 2 भागों में उधार दिया। कैसे दिया? पहले भाग को उसने 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया। एक बात बताओ, 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया, इसका मतलब पहले भाग का ब्याज कितना है? 15%। पहला भाग अपने आप में 100% है, उसका भाग हो गया 15%। दूसरे भाग को उसने क्या किया कि 4% की दर पर 6 वर्ष के लिए उधार दिया। 4% की दर पर 6 वर्ष के लिए उधार दिया, 624% दूसरे भाग का क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। फिर वो बोल रहा है कि दोनों का साधारण ब्याज दोनों भागों का बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो भाग है, पहले भाग का 15% दूसरे भाग के 24% की वैल्यू के इक्वल है। और आपको पता है कि जब दो राशियों का इस प्रकार से परसेंट इक्वल होता है तो उन राशियों का अनुपात कैसे आता है? इनको इस प्रकार से विपरीत कर देते हैं। ये 24 अनुपात 15, ये जो अनुपात आएगा वो मूलधन का निकल के आएगा। बड़ी सिंपल बात है। ये सुनो, ठीक है। अब ये 3 से कट गया 8 बार, 3 से कट गया ये 5 बार, तो 8 और 5 13। पहला भाग आपका 8 इकाई है, दूसरा भाग आपका 5 इकाई है, दोनों मिलाकर के 8 और 5 13 इकाई हो गए। तो दोनों भाग जो आपका 13 यूनिट्स है वो टोटल मिलाकर के 26,000 रुपये हैं। ये सुनो, ये आपके लिए क्या हो गया? ये सुराग का काम करेगा। आपको क्या लाना है? दूसरा भाग कितना था, यानी इस 5 की वैल्यू लानी है। तो एक बात बताइए, सेकंड पार्ट आपको लाना है ना। 13 इकाई का मान 26,000 है, 26,000 में 13 का भाग दिया और गुणा कर दिया 5 से, तो ये हो गया आपके 1,000। यह सुनो, ये आपका आंसर है। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो समझ में नहीं आया, और कोई तरीका? ठीक है, आप एक काम करो, ये 26,000 है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को मान लो, पहला पार्ट कितना है आपका? x रुपए। दूसरा पार्ट आपका कितना हो जाएगा? 2600 था, 26,000 था, 2600 है। ठीक है, ओके, ध्यान देना। तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 2600 में से x गया। पहला पार्ट आपका x है, दूसरा 2600 माइनस x। अब वो बोल रहा है कि पहले पार्ट पर जो ब्याज की दर है वो 5% और समय 3 वर्ष। 5% की दर है, समय है 3 वर्ष। दूसरे के लिए 4% की दर है, समय है 6 वर्ष, और इनके साधारण ब्याज बराबर है। ओके, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। और इसका साधारण ब्याज क्या होगा? देख लीजिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, और ये दोनों बराबर हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ x आपका निकल के आएगा 1600। 1600 निकल के आया, इसका मतलब पहला पार्ट है ना वो 1600 हो गया। पहले पार्ट को आपने x माना है। दूसरा पार्ट कितना होगा? तो 2600 में से 1600 घटा दो, तो ये हो गया आपका 1000। ये सुनो, ये आपका दूसरा पार्ट है। ऐसे करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक धन 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 25/16 गुना 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको लानी है। वो यूं कह रहा है कि जो मिश्र धन है ना वो मूलधन का 25/16 हो गया, और ऐसा होने में 2 साल का समय लगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो अमाउंट यानी मिश्र धन है वो प्रिंसिपल का 25/16 हो गया। ओके, ऐसा इसने बोला है ना। अब आप देखिए, अमाउंट आपका कितना है? 25, और प्रिंसिपल आपका कितना है? 16। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम इसने बोल दिया ना 2 वर्ष। ओके, आपको लाना क्या है? आपको लाना है दर। दर क्या रहेगी? तो सिंपल चीज है, कैसे करेंगे अपन? या तो वो दर वाला फॉर्मूला अपना लो। क्या? दर का फॉर्मूला बोलता है कि टाइम मूल करना है मिश्र धन बटे में मूलधन का -1 × 100, है ना। वरना फिर प्रोसेस तो आपको पता ही है। ये आपका मूलधन 1 प्लस दर का पता नहीं बटे में 100 की पावर 2, क्योंकि 2 वर्ष का समय है, बराबर मिश्र धन जो कितना है 25। 16 को उधर भेजा, तो ये हो गया आपका 25/16, और यहां पे कौन है? 1 + r/100 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे? अपन को दर लानी है तो ब्रैकेट के अंदर घुसना है और r को अकेले करना है।
तो अपन दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे बच गया 1 + r/100 और बराबर हो गया 5/4। एक को अपन ने इधर भेजा तो यहाँ पे बच गया r/100 और उधर हो गया आपका 1/4। एक गया ना उधर, उधर कौन है 5/4 -1 4 एकम 4, तो ये हो गया 1/4। 100 को उधर भेज दो, r जो है वो आपका हो जाएगा 1/4 × 100 यानी कि 25%, दर हो गई 25%। क्लियर, ये आपका आंसर है। ठीक है, और वैसे करने जाओ तो मैं आपको बता देता हूं दर क्या रहेगी, मिश्र धन बटे में मूलधन का वर्गमूल -1 × 100, है ना। तो ये हो गया आपका 5/4, 5/4 में से एक गया तो हो गया आपका 1/4, 1/4 जब 100 से गुणा होगा तो आ गया ना 25%, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितने वर्षों में एक राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा, कोई राशि कितने समय में 4 गुना होगी। एक चीज बताओ मुझे, 4 गुना अगर कोई राशि होती है तो इसका मतलब उसमें प्रिंसिपल कितना है 1 रुपया, उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 रुपया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये बोल रहा है कोई राशि कितने समय में 4 गुना हो जाएगी, ब्याज की दर है 20%। तो राशि 4 गुना होगी ना, इसका मतलब 1 रुपया है तो वो 4 हो गया। 4 होने का मतलब है कि मूलधन तो 1 है और ब्याज कितना है 3। और यहां पे जो अगर दर की बात करें तो इसने बोला है कि दर 20% है, बस समय कितना लगेगा ये आपको तो बताना है। सिंपल है, प्रिंसिपल आपका 1 है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 है, दर आपका 20% है, समय आपको बताना है। तो कैसे करोगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय का पता नहीं बटे में 100। 20 से कट गया ये 5 बार, 5 दिया 15, 15 वर्ष का समय लगेगा। टाइम आपका 15 वर्ष आ गया। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, राज ने ₹37,500 के साथ में एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात उम्मेद 50,000 रुपए के साथ में व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने लाभ को बराबर बराबर बांटा। बताइए उम्मेद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये आपको पता करना है, सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप का एक ही फंडा है कि पूंजी इंटू समय, पूंजी को समय से गुणा किया जाए। यहां पे 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राज और दूसरा कौन है, उम्मेद। ठीक है, अब उसने बोला है कि राज 37,500 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करता है। कुछ समय बाद उम्मेद आया, रुपये 50,000 लगाया उसने, 50,000 रुपये वो लेकर आया। अब सुनिए क्या बोला कि वर्ष के अंत में इनको बराबर बराबर लाभ मिला। तो कितने महीने, क्या बोल रहा है, उम्मेद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। पार्टनरशिप का एक ही फंडा कि पूंजी को अगर समय से गुणा किया जाए तो जो अनुपात आता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे राज ने तो व्यापार शुरू किया, पहले दिन से वो लगा हुआ है और पूरे के पूरे 12 महीने व्यापार के अंदर रहा। तो राज की पूंजी 37,500 12 महीने लगी रही। उम्मीद पता नहीं 50,000 रुपए लगा करके कितने महीने व्यापार में रहा वो पता नहीं, तो अपन ने मान लिया कि टी महीने, आप एक्स महीने मान लो, एक्स महीने व्यापार में रहा। अब बताइए मुझे क्या स्ट्रक्चर बना, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। तो ये हो गया लाभ का अनुपात, और इसने बोला है कि दोनों का लाभ का अनुपात बराबर है, यानी 1:1 है। ओके, ठीक है, अपन कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब अपन काट सकते हैं इसको, देखो 00 से 00 कैंसिल। अब आप 25 से काट दो, 25 से कट गया ये 20 बार, और 25 से कट गया ये 4 12, ये 15 बार कट गया, है ना। और फिर 5 से कट गया ये 4 बार, 5 से कट गया ये 3 बार। ठीक है, 4 से कट गया ये 3 बार, तो 3 3 9। ठीक है, अनुपात x बराबर 1:1। तो आपको पता है कि इसको अगर आप जो है 9/x लिखते हैं तो वो 1/1 हो जाएगा, है ना। x उधर गया, x बराबर 9, यानी कि वो 9 महीने व्यापार में रहा, है ना। आप इतना भी इसको अगर नहीं लिखते हैं ना, अगर ये नहीं भी करते हैं तो आप सीधा कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है।
पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, लाभ का अनुपात है वो बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है आपके x का मान 3 तिया क्या आ गया 9। वो 9 महीने व्यापार में रहा, ये बोल रहा है कि कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो व्यापार 12 महीने चला है, उसमें से 9 महीने वो व्यापार में रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 महीने बाद वो व्यापार में शामिल हुआ था, है ना। 12 माइनस 9 तो 3 माह, 3 माह बाद वो व्यापार में शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार की स्थिति अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, दो व्यक्ति पी तथा क्यू एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी 7 माह बाद अपनी पूंजी लेकर व्यवसाय से चला जाता है। यदि वर्ष के अंत में पी को 1190 रुपए का लाभ हुआ तो क्यू का लाभ ज्ञात कीजिए। सुनो, अब यहां पे कैपिटल का के बारे में कुछ बोल भी नहीं रखा है, तो ध्यान दो, जब भी कैपिटल के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है तो आप ये मानो कि दोनों ने समान समान कैपिटल लगाई। दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 7 महीने बाद पूंजी लेकर व्यापार से चला गया, ठीक है, और वर्ष के अंत में पी को 1190 रुपए मिले, तो क्यू को कितने रुपए मिलेंगे। भाई पी जो है मान लो 1 रुपया लगाया, तो क्यू ने भी 1 रुपया लगाया, क्योंकि पूंजी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। इंटू पूंजी इंटू समय, समय की बात करें तो क्यू अपना धन लेकर के 7 महीने बाद चला गया, तो पी का जो धन है ना वो 7 महीने ही व्यापार में रहा। क्यू की बात करें तो क्यू पूरे के पूरे 12 महीने व्यापार में रहा। तो अगर इनके लाभ की बात करें तो वो 7:12 में इनको लाभ मिलेगा। अब इसने बोला कि P को 1190 रुपए का लाभ हुआ। अब एक बात बताइए, P का लाभ 7 इकाई है ना, तो अपन कह सकते हैं कि 7 यूनिट जो है वो 1190 के बराबर हैं। अरे क्या मिल गया, ये आपको सुराग मिल गया। और आपको Q का प्रॉफिट चाहिए, तो 1190 में आप किसका भाग दोगे, 7 का, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 12 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 2040। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ओके, इससे कट गया ये 170, 170 जब इससे गुणा करेंगे तो ये 0 4 चल का 8 12 कम 12 20, ये 20 एंड 40। तो क्यू का जो आपका प्रॉफिट है वो हो गया 2040। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कमल ने 9000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। इसके 5 माह बाद समीर 8000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में 6970 के लाभ में समीर का भाग कितना है। वेरी सिंपल, देखो एक तो है कमल और एक कौन है, समीर, समझे। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें आगे, तो क्या बोला, कमल ने 9000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया है। ठीक है, इसके 5 महीने बाद समीर 8000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। समीर ने 8000 लगाए, व्यापार में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में 6970 का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से समीर का प्रॉफिट लाना है। एक बात बताओ, कमल तो जब आया था तब से लगा के अंत तक व्यापार में रहा है, यानी कि पूरे 12 महीने रहा, पूंजी इंटू समय। ओके, समीर की बात करें तो समीर 5 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है, रुपये 8000 लेकर के। तो समीर 8000 रुपए लेकर के 5 महीने बाद में आएगा, तो अगले 7 महीने ही तो व्यापार में रहेगा, क्योंकि 7 5 12 महीने का व्यापार है। इसने बोला 1 वर्ष में लाभ हुआ। ठीक है, अब इसको काटो आप, 000 से आपके 000 गए, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया ये 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया 9 या 27, 27 अनुपात 7 दूनी 14। तो 27 अनुपात 14 के अंदर इनका प्रॉफिट रहेगा, है ना। टोटल लाभ कितना है, 6970। तो कुल लाभ की बात करें तो इसको जोड़ दो, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 41 यूनिट्स। 41 यूनिट टोटल लाभ है, जो 6970 है। ये आपके लिए सुराग का काम करेगा। आपको किसका प्रॉफिट लाना है, समीर का। ओके, तो अगर समीर के प्रॉफिट की बात करें तो समीर को कितना मिला है, 14 इकाई। तो 6970 में आप 41 का भाग दोगे और गुणा आप 14 से करोगे, तो ये आपका 2380 आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इस प्रकार की बात है। यहां पे पार्टनरशिप में एक ही आपको फंडा ध्यान रखना है कि कैपिटल को जो है वो आपको टाइम से गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक बस अपनी यात्रा का प्रथम 50 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है तथा शेष 80 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है। ठीक है,
तो बस की औसत चाल बतानी है। औसत चाल, ध्यान दो, औसत चाल का मतलब क्या है? कुल दूरी बटे में कुल समय। जैसे टोटल दूरी इसने कितनी तय की है? टोटल दूरी तय की है आपके 50 और 80। कुल दूरी, कुल दूरी 50 प्लस 80 यानी 130 किलोमीटर। ओके, समय की बात करें, समय कौन सा? कुल समय। तो समय जो है यहां पे कितना हुआ है? 45 मिनट प्लस ये आपके 75 मिनट, तो ये हो गया आपके 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। ओके, तो अब अपन कह सकते हैं कि वो बस जो है 130 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है ना? तो आपको लाना है औसत चाल। औसत चाल होती है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी आपके कितनी है? कुल दूरी है 130 किलोमीटर की और उसमें लगा समय 2 घंटे, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलिए, एवरेज 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यस और नो? ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको समझो आप, ध्यान देना। एक रेलगाड़ी बिना रुके 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, परंतु किसी स्टेशन पर रुकने के साथ उसकी चाल 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? अब इस चीज को आप समझना। बात यह है कि वैसे तो जो ट्रेन है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखती है, लेकिन सवारी लेने उतारने के लिए जब स्टेशन पे रुकती हैं तो ये बार बार रुकावट के कारण उसका एवरेज स्पीड 130 का बैठता है। तो ये बताओ 1 घंटे में कितना रुकती है? सिंपल सा कैलकुलेशन, ध्यान देना भाई। 1 घंटे में 150 जाने की ताकत रख रही है, लेकिन रुकने के कारण 1 घंटे में 130 ही जा पा रही है। तो 20 किलोमीटर जाने की जो संभावना थी वो खत्म हो गई। 150 से 130 पे उसकी स्पीड आ गई, यानी कि 20 किलोमीटर उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। तो 20 किलोमीटर चलने में जितना समय लगना था वो समय वो स्टेशन में रुकी है। ये चीज आपको समझनी है। और इसको एक्सप्लेन यूनिटरी मेथड से कैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं, समझना आप। और उसके बाद में इसका एक फंडा होता है जो मैं आपको समझा दूंगा। देखो, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है, तो मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट में वो गाड़ी 150 किलोमीटर, देखिए 150 किलोमीटर चलने की ताकत रखती है। यह सुनो, ठीक है। इसका मतलब ये है, चलो इसको अपन उल्टा लिखते हैं। 150 किलोमीटर चलने में गाड़ी को 60 मिनट लगते हैं। 150 किलोमीटर चलने में गाड़ी को 60 मिनट लगते हैं। 1 किलोमीटर चलने में गाड़ी को 60 बटे में 150 मिनट लगते हैं। अब सुनिए, 1 किलोमीटर जाने में उस गाड़ी को 60 बटे में 150 मिनट लगते हैं। वो गाड़ी रुकने के कारण उसकी स्पीड 150 से 130 पर आ गई। 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कम हुई है। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलती तो कितना चलती? जितना समय लगता ना, वो समय उसने रुकने में बिताया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अपन कहेंगे कि 1 किलोमीटर जाने में 60/150 मिनट लगते हैं, 60/150 है ना? तो वो रुकी कितना है? वो 20 किलोमीटर में जितना जाने में समय लेती है उतने समय रुकी है। तो 60 बटे में 150 इंटू ये आपका हो जाएगा 20, है ना? तो 0 0 कैंसिल, 15 चौक 60, 4 दूनी 8 मिनट वो रुक गई। ठीक है, 8 मिनट वो रुकी है। ये आपका आंसर है। अब आपको कि सर ये एक्सप्लेनेशन हमें समझ में नहीं आया, तो हमेशा ध्यान दो, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और रुकने का समय आपको लाना है, तो रुकने का समय उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जो देखो, ये जो रिजल्ट है वही फॉर्मूला है। क्या? चालों का अंतर, चालों का अंतर, ठीक है, बटे में बिना रुके चाल, बिना रुके चाल इंटू इंटू 60। देखो, अभी देखना, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। 150 की स्पीड से जाने की ताकत रखती है, लेकिन 130 पे स्पीड आ गई उसकी, क्योंकि वो रुक रुक के चल रही है। इस कारण से चालों का अंतर कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना रुके चाल कितनी है? 150 की इंटू 60, तो 60, ये आ गया ना 8 मिनट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसको आप देखिए क्या लिख रहा है, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है एवं साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। उसकी औसत चाल आपको बतानी है। ठीक है, दो समान दूरियों में औसत चाल होती है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको समझने से पहले आप प्रॉपर वे समझो। ये तो उसका घर है और ये उसका दफ्तर है। ठीक है, यहां से वहां जाना है, समझना। दूरी कितनी है, मान लो x किलोमीटर की दूरी है। दूरी तो पता नहीं है ना, या फिर आप काम कर सकते हो, दूरी मान भी सकते हो। ऐसी मानना जिसमें 4 और 16 का भाग चला जावे, है ना। x मान लो या दूरी को प्रॉपर मान लो, चलो आप दूरी ही मान लो, है ना। माना कि 16 किलोमीटर है, तो क्या दूरी के मानने पर या x मानने पर कोई आंसर में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना। आप इसको 32 मान लो, आप इसको 10 मान लो, 100 मान लो। ठीक है, 16 किलोमीटर की दूरी वो अपन ने माना। ठीक है, ओके। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाता है और वहां से लौटता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्योंकि साइकिल से आता है, जबकि गया तो वो पैदल है। अब बताइए मुझे, जाने में समय कितना लगेगा? 16 किलोमीटर जब 4 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे का समय लगेगा, और 16 किलोमीटर जब 16 की स्पीड से आएगा तो 1 घंटे का समय लगेगा। अब अपने काम करते हैं भाई, औसत चाल लानी है तो क्या होगा, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी की बात करें तो अब बताओ मुझे, 16 आपने दूरी मानी है तो 16 ही गया और 16 ही आया, 32 किलोमीटर की कुल दूरी हो गई। अब हम बात करते हैं कि कुल समय कितना लगा होगा। तो कुल समय की अगर अपन बात करें यहां पर, तो समय आपका जाने में 4 घंटे प्लस आने में 1 घंटा, है ना। तो ये हो गया आपका 5 घंटे। 5 घंटे का आपको समय लगा। अब आपको लानी है औसत चाल, और औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी आपकी 32 किलोमीटर की तय हुई है, जिसमें आपको 5 घंटे का समय लगा है। कितना? 5 घंटे का। तो ये हो गया आपका 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी एवरेज स्पीड है। ये सुनो, ठीक है। हमेशा ध्यान दो, जब दो समान दूरियों की बात हो, दो समान दूरियां हो, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। वहां पे x कौन है? पहली चाल। y कौन है? दूसरी चाल। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स का मान तो आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में x प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस 16। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, देखिए ऊपर हो गया 2 इंटू 4 इंटू 16, और बटे में हो गया ये 20, है ना। 4 से कट गया ये 5 बार। ओके, 16 दूनी 32, 32 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 6.4 ही तो निकल के आएगा, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मीन मोड मीडियन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वहां से आया है। किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 45, 20, 41, 43, 25, 54 ये वो वगैरह वगैरह हैं। इनकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका कैसे निकलती हैं? इनका आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लेकर के ठीक बीच का आंकड़ा आपको पकड़ना है, ठीक मध्य का आंकड़ा। तो 11 विद्यार्थी हैं, तो आपको शुरुआत के 5 छोड़ने हैं, लास्ट के 5 छोड़ने हैं, बीच का आंकड़ा आपको लेना है। तो शुरुआत के 5 छोड़ देते हैं। सबसे छोटा कौन है? 20, 1, और उसके बाद में ये 25, 2, और उसके बाद में ये 3, 3, और ये 4, 4, और ये 5, 5 छोड़ दिए। अब छठा जो होगा ना, वो आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। क्यों? क्योंकि आरोही क्रम में बिठाओगे तो टोटल आंकड़े कितने हैं? 11। 11 में शुरुआत के 5 और अंतिम के 5 छोड़ के ठीक बीच में आएगा वो आंकड़ा छठा। ठीक है, तो 43 इसका आंसर है। ओके, और क्योंकि 43 के बाद फिर तो 45 है, वो बड़ा है, 54, 47, 62, 55। ठीक है, ओके। तो 1, 2, 3, 4 और 5 पीछे रह गए, मतलब आगे रह गए, और पहले रह गए 5, 43 से ठीक बीच का। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आप देखो, क्या बोला कि 20 संख्याओं के एक समूह का समांतर माध्य 16। समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन, यानी कि औसत। औसत आपका कितना है? 16। यदि प्रत्येक संख्या को पहले 1.5 गुना कर दिया जाए, फिर उसमें 6 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त नई संख्या समूह का माध्य क्या होगा?
हमेशा ध्यान रखो कि कुछ संख्याओं का अगर औसत है 1 2 3 4 5, 5 संख्या, मतलब मान लो 5 संख्या है, उनका औसत है, जो भी औसत है, अगर प्रत्येक संख्या में आप एक निश्चित मात्रा में वृद्धि, कमी, गुणा या भाग करते हो तो औसत के साथ भी वही होगा। ठीक है, जैसे ये 5 संख्याएं पड़ी थी, ये छोटी बड़ी थी, लेकिन इनका औसत निकल के आ गया 10। एक बार के लिए समझो आप, औसत क्या निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया, है ना। तो कहने का मतलब ये बड़ी, ये छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, इस प्रकार से अलग अलग थी, लेकिन औसत का मतलब है सबको बराबर कर देना। बराबर करने के बाद में प्रत्येक राशि के हिस्से में जो अमाउंट आता है वो औसत है, तो औसत आ गया 10। ठीक है, अब आगे अगर वो कहे कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़े, तो इसमें 2 जोड़ा, 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 तो ये हो गई 12 12 12 12। अब संख्याएं क्या हो गई? 12 है, 12 है, 12 है, 12। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक संख्या के साथ में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाए, औसत के साथ में वही परिवर्तन होता है। तो इसने क्या बोला है? इसने बोला कि 20 संख्याओं का एक समूह है जिनका औसत है 16, यानी कि समांतर माध्य 16 है। यदि प्रत्येक संख्या को पहले 1.5 गुना किया, तो भाई प्रत्येक संख्या को पहले 1.5 गुना किया तो औसत भी 1.5 गुना होगा। तो देखो, औसत आपका कितना है? 16। 16 आपका 1.5 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 1.5 गुना किया तो औसत भी 1.5 गुना होगा। ठीक है, फिर उसमें 6 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया। पहले प्रत्येक संख्या को 1.5 गुना किया, फिर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा, तो 1.5 गुना किया, फिर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा, तो नया औसत क्या हो जाएगा? न्यू औसत जो है, पहले उसको 1.5 गुना करो, नए औसत, पुराने औसत को 1.5 गुना करो, 6 जोड़ो। 1.5 गुना करने का मतलब है 24, और 6 जोड़ा, ये हो गया 30। ठीक है, तो नया औसत आपका क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, किसी आवर्ती आवंटन में माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 55.6 एंड 52.4, तो बहुलक, वो तो सिंपल सी बात है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 इंटू माध्यिका कितनी है? ठीक है, माध्यिका है आपकी 52.4, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है? माध्य है 55.6। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको लेस कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, और ये 5 तिया 15, 157.2 में से घटाना है। ये हो गया आपका 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, ये हो गया आपका 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 5 दूनी 10 11, और फिर हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी का 10 और 11। ठीक है, ये आपको इसमें से घटाना है। क्लियर? ठीक है, जब इसको अपन घटाएंगे तो जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 46। तो इसका आंसर क्या है? 46। यस और नो? ओके, अब अपन आगे बढ़ेंगे। बहुलक हो गया ये, बस। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, यहां पे हमने संचयी बारंबारता ऑलरेडी लिख दी है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। निम्नलिखित आंकड़े की सहायता से माध्यिका की गणना कीजिए। ये आपका बारंबारता बंटन है, माध्यिका आपको लानी है। ठीक है, ये तो है मजदूरी रुपयों में, ये है मजदूरों की संख्या। 30 रुपए पाने वाले 7 लोग, 40 रुपए पाने वाले 12 लोग, 50 रुपए पाने वाले 18 लोग, 60 रुपए पाने वाले 5 लोग, 70 पाने वाले 11, ऐसे संचयी बारंबारता हमने लिखी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की टेबल की जैसे माध्यिका निकालते हैं तो संचयी बारंबारता की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इस प्रकार की बारंबारता बंटन का माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले n/2 करना है। n कौन है? n है आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे टोटल आंकड़े कितने हैं? टोटल आंकड़े हैं आपके, इन सबको जोड़ दो, है ना। तो ये आपका n का वैल्यू आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 76, है ना। तो 76 में आपको 2 का भाग देना है। ठीक है, तो क्या आ गया? 38 आ गया। ये सुनो, 38, ठीक है, से ठीक बड़ी
संचयी बारंबारता कौन है? 38 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपकी 42 है। कौन है? 42। तो इसका जो वर्ग होगा या फिर इसका जो आंकड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? वो माध्यिका का हो जाएगा। ठीक है, का वर्ग या फिर आंकड़ा, माध्यिका का वर्ग होगा, माध्यिका का वर्ग या खुद माध्यिका या माध्यिका होगा। देखो यहां पे क्या है कि यहां पे वर्ग तो है नहीं, वर्ग है क्या? वर्ग तो है नहीं, तो सीधा अगर वर्ग होते ना तो फिर आपको क्या करना है? सभी आंकड़ों का योग, यानी कि संचयी बारंबारता का लास्ट अमाउंट आंकड़ों का योग ही होता है, उसको बटा 2 करते तो जो अमाउंट आता उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का जो वर्ग होता वो बारंबारता वर्ग होता, उसकी लोअर लिमिट प्लस n/2 और वो सारे वो फॉर्मूला लगता, लेकिन यहां पे वर्ग है ही नहीं, तो आपका माध्यिका यही है क्या? 60। अब आपको कि चलो ये उस हिसाब से तो समझ में आ गया, अगर हम इसको फील करना चाहें, इसको समझना चाहें तो ये कैसे हुआ, तो कैसे समझेंगे, तो वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप समझो कि माध्यिका का मतलब क्या है। तो माध्यिका का मतलब है कि आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में डाल दिया जाए तो ठीक बीच का जो आंकड़ा होगा, ठीक मध्य का आंकड़ा, वो आपका क्या होता है? वो होता है माध्यिका। समझो अब बात को, ठीक है। तो क्या एक बात बताओ, इन सब आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में डालने पर ठीक मध्य में 60 आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं समझाता हूं, थोड़ा सा आप ढंग से समझना। उसने बोला कि 30 रुपए मजदूरी पाने वाले कितने मजदूर हैं? 7। 40 रुपए पाने वाले 12 मजदूर हैं। 50 रुपए पाने वाले 18 मजदूर हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, 30 रुपए पाने वाले 7 मजदूर हैं, तो 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 1 2 3 4 5 6 और 30 रुपए, 7 मजदूर है। फिर 40 रुपए पाने वाले 12 मजदूर है, 40 रुपए, 40 रुपए, 40 40, ये कितने? 12। उसके बाद में 50 पाने वाले, 50 पाने वाले आपके 18, उसके बाद में 60 पाने वाले, 60 पाने वाले आपके 5, करते 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 तो बढ़ता जाएगा। तो ये सब आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब ठीक बीच का आंकड़ा चाहिए। एक बात बताओ मुझे, टोटल कितने, ये टोटल कितने आंकड़े होंगे? ये होंगे 76, क्योंकि इनके बारंबारता का योग 76 आ रहा है। 76 आंकड़े होंगे तो ठीक बीच का आंकड़ा पकड़ना है। आधा आधा बांटोगे तो क्या हो जाएगा? सुनना, आधा आधा जब आप इसको बांटोगे तो ये हो जाएगा 38 आंकड़े पहले और 38 बाद में। ओके, तो फिर ठीक बीच में तो कोई आंकड़ा मिलेगा ही नहीं। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? बीच के 2 आंकड़ों को पकड़ के 2 का भाग दोगे। इसका मतलब ये है कि शुरुआत से 38वां आंकड़ा और 39वां आंकड़ा, ये 1 से शुरू होकर के 38 और 39 से शुरू होकर के 76, ये आंकड़े 38 हो गए शुरुआत के और ये 38 आंकड़े हो गए बाद के। तो आपको क्या करना है? इन दोनों आंकड़ों को जोड़ करके 2 का भाग देना है, यही तो करना है। अब उस कंडीशन में क्या होगा? 38वां आंकड़ा क्या होगा? तो आपको पता है कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये बताती है कि 50 खत्म होगा 37वें आंकड़े के रूप में। 38वां आंकड़ा कौन आएगा इस ग्रुप में? 38वां आंकड़ा होगा आपका 60, 39वां 60, 40वां 60, 41वां 60, 42वां भी 60 होगा। 42 के आगे 43वां आंकड़ा कौन पकड़ेगा? 70। तो कहने का मतलब ये कि 37 के जस्ट बाद में 38वां आंकड़ा आपके किस में पड़ा है? इस वर्ग के अंदर। तो 38वां आंकड़े आपका क्या रहेगा? 60 और 39वां भी 60, दोनों को पकड़ के 2 का भाग दो तो रिजल्ट आएगा 60। इस प्रकार से इसको फील किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, संख्या 10 9 21 16 24 के माध्य से माध्य विचलन क्या होगा? पहले इनका मध्य निकाल दो, है ना। तो इनका माध्य क्या हो जाएगा? इनको जोड़ दो, तो ये हो गया आपका ये 10 और ये हो गया 30 40 और 50 60 70 80, 80 हो गया इनका योग। 80 में 1 2 3 4 और 5 का भाग दे दो, 16 आपका मध्य है ना। मध्य से मध्य विचलन, ठीक है। तो अब आप बिखराव पता कर लो, बिखराव कितना है? माध्य विचलन का मतलब है कि हर आंकड़ा एवरेज तौर पे माध्य से कितना विचलित है। ओके, तो ये 16 है, 16 से 10 कितना दूर है? 6, 16 से 9 कितना दूर है?
7, 16 से 21 कितना दूर है 5, 16 16 कितना दूर है 0, 16 से 24 कितना दूर है 8। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, ये आपका बिखराव है ना। अब आपको लाना है माध्य विचलन। क्या लाना है? माध्य विचलन। माध्य विचलन, तो इनका योग कितना हो गया, अब इनको जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 5 13 और 7 20 और 26। ठीक है, 26 में किसका भाग देना है 1 2 3 4 और 5 का भाग देना है, क्योंकि आंकड़े कितने 5, तो 25 25.2, तो 5.2 आपका माध्य विचलन है। ये सुनो, सिंपल सा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन वापस तो भी चेक कर लेना आप। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यदि किसी बंटन की माध्यिका 8 एवं माध्यिका से माध्य विचलन कितना है 84.8, तो माध्य विचलन गुणांक क्या होगा? एक बात बताओ, ये गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, आपको पता करना है माध्यिका से माध्य विचलन का गुणांक। तुम्हारी बात, तो माध्य विचलन गुणांक क्या आएगा? देखिए, माध्य विचलन गुणांक क्या आएगा? वो आएगा आपका माध्य विचलन, माध्य विचलन बटे में माध्यिका, बटे में माध्यिका। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पे अपन माध्य विचलन की बात करें तो देखो माध्यिका तो कितनी है 8, माध्यिका तो कितनी है 8, और माध्यिका से माध्य विचलन कितना है 84.8, तो माध्य विचलन आपका हो गया 84.8 और बटे में माध्यिका आपकी कितनी है 8, तो भाग दोगे तो ये हो जाएगा 10.6, है ना, 10.6, 8 संग 48 और 10 इंटू 8 हो जाएगा 80। ठीक है, तो 8 10.6, ये आपका माध्य विचलन गुणांक है, माध्यिका का माध्य विचलन गुणांक। अगर माध्य दे रखा हो और माध्य से माध्य विचलन दे रखा हो और फिर गुणांक लाना हो तो क्या करोगे? तो ऊपर तो लिखोगे माध्य विचलन और बटे में लिख दोगे माध्य। बहुलक से लाना हो तो, बहुलक से लाना हो तो ऊपर तो लिख दोगे माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन, और बटे में क्या लिख दोगे बहुलक। बस इस प्रकार से गुणांक आते हैं। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या स्थिति है, यदि एक कस्बे की जनसंख्या 2013 में 1,20,000 थी, यदि 2013 में 10% बढ़ी परंतु 2014 में अकाल व महामारी के प्रकोप के कारण उसमें 10% कमी हो गई, बताइए 2 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है? एक काम करो, 2013 में वो 1,20,000 थी शुरुआत में, फिर क्या हुआ कि 2013 में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, ये अपने आप में 100% है, इसका 110% कर दो, ये 2013 के एंड में जनसंख्या यहां पहुंची, फिर 2014 में अकाल पड़ गया, इस वजह से जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, महामारी का भी प्रकोप आ गया, तो 2014 में ये 2013 के एंड की जनसंख्या है जो कि 2014 के शुरुआत में प्रवेश कर गई, ये 2014 की शुरुआती जनसंख्या है, ये अपने आप में 100% है, 10% की कमी हुई, तो ये हो गया आपका 90, ये आपका 90% हो गया। और ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 2014 के एंड की जनसंख्या है। ओके, अब शुरुआत से उसका कितनी कमी है या वृद्धि है वो आप घटा करके देख लोगे। तो अब ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, इसको गुणा करके आपको देखना है, फिर ये जो आएगा वो इससे कितना कम है वैसे पता करना है। अब दूसरा तरीका क्या है, कमी वृद्धि का परसेंट वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर दो। कैसे? 2 परिवर्तन हुए हैं, 10% की वृद्धि 10% की कमी, 10% की वृद्धि होने का मतलब 110 और 10% की कमी होने का मतलब 2, ये 90 हो गया, 10% की कमी होने का मतलब 90, 2 राशि गुणा हो रही है बटे में एक बार 100, 0 कैंसिल, नम ये 11 नम 99, परिणाम इसका 99 है। सुनो, ये तरीका मैंने आपको कई बार बताया है कि कमी वृद्धि का परसेंट इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जो भी कमी वृद्धि हुई है 100 के बेस पे उनको सबको लिख दो, ऊपर जितनी राशि गुणा हो रही है उससे एक बार कम बटे में 100 लगा दो, है ना, तो रिजल्ट आ गया 99। 99 का मतलब है कि 100 से कितना कम है, 1% की कमी हो गई, है ना, पूरी जनसंख्या में ओवरऑल 1% की कमी है, तो 1% की कमी किस पर हुई है? शुरुआती जनसंख्या पर।
तो इसका मतलब ये आपका 1,20,000 है ना, इसका 1%, इसका 1% होगा 1200, तो जनसंख्या टोटली 1200 कम हो गई। ये सुनो, 1200 की कमी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे वो क्या बोल रहा है, देखो 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 की बिक्री 2008 के बराबर रही तो 2009 से 2010 के बीच बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत सिंपल है, 3 वर्षों का उसने डेटा दिया है, 2008, 2009, 2010। इसने यूं बोला है कि 2008 के मुकाबले 2009 में 80% बिक्री कम हुई। मान लो कि 2008 में 100 किताबें बिकी, एक बार के लिए आप समझो, 2008 में कितनी किताबें बिकी, 100। तो 2009 के अंदर 80% कम बिक्री होने का मतलब केवल 20 किताबें बिकी, 80% कम, केवल 20 किताबें बिकी। 2010 में क्या बोला, देखो 2010 में बिक्री 2008 के बराबर रही। 2010 की बिक्री तो उतनी है जितनी 2008 में थी, 2008 में 100 थी, इसका मतलब 2010 में 100 की बिक्री हुई है। अब एक बात बताइए, इसने बोला है कि 2009 से 2010 के बीच में बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो 2010 में 9 के मुकाबले 80 किताबें ज्यादा बिकी, बिकी कि नहीं बिकी। ये 80 की वृद्धि हुई है, और 80 की वृद्धि का कैलकुलेशन 20 पर करोगे तो वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, तो अपन कहेंगे कि 80 किताबें ज्यादा बिकी हैं और 20 पर इंटू 100, ये हो गया आपका 400%। क्योंकि 80 किताबों की वृद्धि कहां से हुई है, 20 किताबों से हुई है। 20 किताबों से सीधा आंकड़ा 100 पर पहुंचा, तो 80 की वृद्धि हुई, 80 की वृद्धि 20 पर हुई है, इसका मतलब 400% की वृद्धि हुई है। आई समझ में बात, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, इसको देखो, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ गई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ी, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है। आप इसको दो प्रकार से कर सकते हो, एक तो एलिगेशन मेथड, और एक दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा प्रॉपर वे। तो मैं आपको समझाता हूं, पहले एलिगेशन मेथड। 8000 जनसंख्या थी जिसके अंदर पुरुष थे, जिसके अंदर महिलाएं थी। एलिगेशन मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसने बोला है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं की संख्या में वृद्धि की बात करें तो 8% हुई है। ओवरऑल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। तब आप देख लीजिए, इनका क्रॉस अंतर ले लीजिए, एक, इनका अंतर ले लीजिए एक। इसका मतलब महिला पुरुषों की संख्या बराबर बराबर है, 1:1। 1:1 का मतलब हुआ कि 8000 को बराबर बराबर बांटो, 4000 पुरुष थे, 4000 महिलाएं थी। तो ये आपका आंसर है। पुरुषों की संख्या क्या थी, तो पुरुषों की संख्या थी 4000। ठीक है, ओके। अगर आप ऐसे ना करके प्रॉपर वे अपनाना चाहो तो आपको पता है कि शहर की जनसंख्या कितनी थी, 8000। 8000 में से पुरुष थे और महिलाएं थी, पता नहीं कितने पुरुष थे, महिलाएं भी पता नहीं कितनी थी। माना कि पुरुष थे x, तो महिलाएं थी आपकी 8000 माइनस एक्स। ओके, वृद्धि की बात करें तो ये x जो थे ना, ये 10% बढ़ गए, है ना, x का 10%। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है 8000 माइनस एक्स थी, वो 9% बढ़ गई। यही तो बात है ना, देख लो, पुरुष बढ़े 10%, महिलाएं बढ़ी हैं आपकी, इनका क्रॉस अंतर एक हो गया ना, महिलाएं बढ़ी हैं आपकी 8%, 9 नहीं है 8%। ये पुरुषों की वृद्धि, ये महिलाओं की वृद्धि अगर टोटल जोड़ दें तो इसने बोला कि जनसंख्या पर वृद्धि ये 9% बैठती है। समझे आप, ठीक है, पुरुषों की वृद्धि प्लस महिलाओं की वृद्धि, ये टोटल जनसंख्या की वृद्धि है, और जनसंख्या पर वृद्धि बनती है 9% की, तो 8000 का 9% इसके बराबर हो गया। यहां पे आपके x का मान कितना आ जाएगा, 4000। तो वही है कि पुरुष आपके कितने हो गए, 4000, तो महिलाएं कितनी हो गई, महिलाएं भी हो गई 4000। बस सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये आ गया साधारण ब्याज पर किस्तों पर आधारित क्वेश्चन। हाँ,
रुपये 848 की धनराशि को, देखो ये इसको बहुत तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना। एक पेपर सॉल्यूशन के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों पर आधारित जो क्वेश्चंस आए थे, वहां पे अपन ने देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज में मोस्टली 2 समान किस्तें या 3 समान किस्तों पर बात करता है वो। तो 2 समान किस्तें हो तो फॉर्मूला बनता है प्रत्येक किस्त किस्त बराबर पी बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और 3 समान किस्तें हो तो प्रत्येक किस्त क्या हो जाएगी, पी बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तो था आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। किसके लिए था, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला था, किस्तों पर आधारित क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये तो था सीआई के लिए। और एसआई के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा किस्तों को लेकर के, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, किस्त बराबर 100 ए का मतलब है मिश्र धन, 100 ए अपॉन 100 टी माइनस आर टी फिर टी माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 ए अपॉन 100 टी माइनस आर टी माइनस 1 अपॉन 2। बस केवल ये फॉर्मूला जो है वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक किस्त देगा। देखना, रुपये 848 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के अंत तक चुकानी है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताइए। प्रत्येक किस्त आपको बतानी है। ये आपके लिए 4 साल के बाद चुकाया जाने वाला धन, यानी कि ये हो गया आपका मिश्र धन 848, ठीक है। दर आपकी क्या हो गई, दर हो गई आपकी 4% और टाइम हो गया आपका 4 वर्ष, ओके। अब ला के यहां पे डेटा रख दो, प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। तो प्रत्येक किस्त आपकी क्या हो गई, तो आप देखो 100 इंटू ए आपका 848 हो गया, बटे में 100 टी हो गया आपका 4, ठीक है। ये प्लस होगा भाई, अच्छा हाँ साइन यहां प्लस होगा, प्लस आर टी यानी कि 4 इंटू 4 फिर 4 माइनस 1 बटे में 2, क्लियर। अब 2 से कट गया ये 2 बार, है ना। तो ऊपर क्या हो गया 100 इंटू 848 बटे में 4 दूनी 8, 8 या 24 और 4 इंटू 100 400 और 24 424, ये हो गया आपका 424। अब आप यहां पे देखिए 424 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 जब 100 से गुणा होगा तो 200 रुपये प्रत्येक किस्त हो गई, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो जब भी साधारण ब्याज की बात आवे तो साधारण ब्याज की किस्त का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू अमाउंट यानी मिश्र धन। ये कौन सा मिश्र धन है, 4 सालों में जितने भी साल है उनके अंत में चुकाया जाने वाला जो धन होता है। 100 इंटू मिश्र धन बटे में 100 टी यानी कि टाइम प्लस आर टी माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर। तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, रुपये 6450 के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से चार वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, बताइए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। अब यहां पे ये तो आपका धन हो गया, ये आपकी दर हो गई, है ना, ये आपकी दर हो गई और ये आपका टाइम हो गया 4 वर्ष, ओके ठीक है। अब अपना जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि प्रत्येक किस्त कैसे आएगी, 100 ए अपॉन 100 टी प्लस आर टी माइनस 1 अपॉन 2, ओके। अब सारा अमाउंट जो भी राशि है वो उसके अंदर रखते हैं, 100 इंटू ए आपका कितना है 6450, ओके 6450 अपॉन आपको 100 टी लिखना है। 100 टी जब आप लिखोगे तो 100 इंटू टाइम आपका कितना है, देख लो टाइम आपका 4 समान किस्तें हैं तो 4 वर्ष, ठीक है, प्लस आर टी दर और समय को गुणा करना है, तो दर आपकी 5 इंटू समय आपका 4, फिर टाइम माइनस टी माइनस 1, टाइम कितना है, टाइम है 4, 4 में से 1 गया, बटे में क्या लगाना 2,
2 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया तो 3, 3 और 10 30, 30 और ये 400, तो ऊपर तो है 100 इंटू 64 50 बटे में ये 400 ये 430, तो ये हो गया 430। तो अब आपको इसमें जब भाग दोगे, इससे ये कट गया आपके 15 बार, ओके। हाँ 15 इंटू 100 ये आपका हो जाएगा 1500, क्लियर, ठीक है। तो आपका वार्षिक जो किस्त है वो कितनी हो गई, 1500 की। सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां से कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म शुरू होती हैं, देखना क्या बोला है। 6xy माइनस 4y प्लस 6 प्लस 9 माइनस 9x के गुणनखंड क्या क्या होंगे। सामने पड़ा, इसमें से आप कॉमन ले लो। ये आपका है ओके, इसके आपको गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से करोगे, आप इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो, क्या 2y कॉमन आ गया, 2y का भाग इसमें दिया तो ये हो गया 3x, 2y का भाग इसमें दिया तो माइनस का 2, क्योंकि y से y कट गया, 4 में 2 का भाग 2 बार। इसमें से क्या कॉमन लेवे, एक चीज समझो, आपको यहां पे ब्रैकेट जो आएगा ना, वहां पे 3x माइनस 2 ही आना है, तभी तो कॉमन आएगा, वरना आएगा नहीं। तो 3x प्लस का आना है, आप इस पूरे में से माइनस के 2 कॉमन लो, माइनस के 3 कॉमन लो, उससे क्या होगा समझो, -3 का भाग इसमें गया तो गया -2 बार, -3 का भाग इसमें गया तो माइनस से माइनस कट गया प्लस, और ये हो गया 3x। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको क्रम से लिखूं तो ये 3x लिख करके -2 लिख सकता हूं, एक ही बात है, 3x को पहले लिख दिया, -2 को बाद में लिख दिया, तो ये ब्रैकेट सेम हो गया ना। तो आप अपन कॉमन ले लिया 3x माइनस 2, ये कॉमन आ गया, यहां क्या बच गया 2y माइनस 3। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे, हाँ जी, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे गड़बड़ है। देखो ये 2y होना चाहिए, है ना, तो 2y माइनस 3, 3x माइनस, ये आपका आंसर होगा, बट यहाँ पे 2y होना चाहिए, है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना आप, बीजीय व्यंजक 3a² प्लस 9a प्लस 6 के गुणनखंड होंगे, इसके फैक्टर करने हैं। अपने काम करें क्या, इसमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 आने की स्थिति में है। ये हो गया a² प्लस ये हो गया 3a प्लस हो गया 2, 3 सब में से कॉमन आ गया ना, तो कॉमन आ गया, तो यहां पे बच गया a², यहां हो गया 3a और यहां हो गया 2, क्योंकि जो कॉमन आता है उसका वापस पदों में भाग जाता है। ये 3 हो गया, ये a² है। इस 3 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, इस 3 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़े तो आवे 3 और गुणा करे तो आवे माइनस ये प्लस के 2। तो अपने काम कर सकते हैं, प्लस के 2a और प्लस का a और प्लस का 2। इससे क्या होगा कि a का गुणांक कौन है 1 और ये कौन है 2, इनको जोड़ेंगे तो आएंगे 3, लेकिन इनको गुणा करेंगे तो आएगा 2। हमको वही चाहिए, कारण ये है कि ये द्विघात समीकरण है और इसके गुणनखंड करने हैं। ये 3 हो गया, इन दोनों में से a कॉमन आ सकता है, मैं यहाँ पे मंजिला कोष्टक डाल देता हूँ, ठीक है, करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। इसमें से a कॉमन आ गया, a का भाग इसमें दिया तो a प्लस a का भाग इसमें दिया तो 2, इसमें से +1 कॉमन ले लो, +1 का भाग इसमें दिया तो a प्लस 1 का भाग इसमें दिया तो 2, है ना, और ये स्थिति बन गई। अब आप देखिए 3, अब इन दोनों में a+2 कॉमन है, तो आप a+2 कॉमन ले लो, a+2 कॉमन लिया ना, तो यहां बच गया a और वहां बच गया +1, ठीक है। तो क्या हो गया 3a+2 a+1, इसको देखो आप, 3a+2 a+1, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बोल रहा है कि इसका, इसका और इसका
लसअप लेना है, लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि एलसीएम आपको लेना है। अब एक बात बताइए, एलसीएम कैसे आता है? अच्छा बताओ मुझे, एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब है कि एक ऐसा छोटे से छोटा अमाउंट जिसमें दिए गए सभी अमाउंट का भाग चला जावे, यही बात है। तो अपने काम करते हैं, एक ऐसा अमाउंट ढूंढो कि 8, 12 और 16 संख्याओं का अलग ले लेते हैं अपने एलसीएम। 8, 12 और 16 का भाग चला जावे, तो 8, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। ओके, 12 का भाग 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 8 छंग 48। ओके, तो संख्याएं तो निपट गई, 8, 12 और 16। ठीक है, ये कॉमा है ना, यहां पर भी कॉमा, 1, 2, 3 अमाउंट है। तो संख्याओं का आपका एलसीएम कितना आ गया? 48। अब आपको जो वेरिएबल्स पड़े हैं उनका लेना है। आपको क्या करना है, जितनी भी वैरायटी के वेरिएबल है वो सारे लिखने हैं। एक्स लिखना है, वाई लिखना है, और कौन है? जेड लिखना है। एलसीएम वो अमाउंट है जिसमें इन सब का भाग जाएगा। तो जब ये भाग देने आएगा तो 8 का भाग 48 में जाएगा, बिल्कुल। एक्स का भाग, एक्स यहां है, एक्स वहां है, जाएगा। वाई वहां, वाई जेड जाएगा। लेकिन पावर कितनी क्या लिखें? एक काम करो, अगर एक्स की पावर आपने 2 लिख दी यहां पे, है ना, तो जब एक्स की पावर 3 भाग देने आएगी, जब तब एक्स की पावर 2 में एक्स की पावर 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ये तो बच जाएगा। ऊपर 2x से बटे में 3x है तो 1/x बच जाएगा। तो क्या करें, बड़ी बड़ी पावर्स लगा दो उनके ऊपर। तो x की बड़ी पावर कौन है? 6। ठीक है, ये हो गया आपका 48, ये x, ये y और ये z, बड़ी बड़ी पावर लगा दो। तो देखो, x की बड़ी पावर कौन है? 6। ओके, y की बड़ी पावर कौन है? y की पावर 2, y की पावर 5 और y की पावर 3। y की पावर 5 सबसे बड़ी है। z की पावर की बात करो, z की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 3, z की पावर 3, ये बड़ी पावर है। अब देखो आप कौन सा है? 48, ये रहा आपका आंसर। 48, x की पावर 6, y की पावर 5, z की पावर 3। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, वो कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मस यानी कि HCF x प्लस 2 है। कौन है? x प्लस 2। अच्छा, HCF है, सुनिए, HCF आपका x प्लस 2 है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड। ओके, HCF आपका ये है। तो आपको क्या करना है, k का मान लाना है। किसका मान लाना है? k का मान। अब ये जो आपको दे रखा है, ठीक है, अगर HCF x प्लस 2 है, सुनना, HCF कौन है? इन लोगों का फैक्टर। अगर मैं फैक्टर को 0 करूं तो वो भी 0 होने चाहिए। तो देखिए, अगर मैं HCF को यानी x प्लस 2 को 0 कर दूंगा, x का मान जो -2 निकल के आएगा, -2 को मैं वहां रखता हूं तो वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, वो भी और ये भी। ठीक है, यहां पे देखो, ये जो बराबर है ना, यहां पे प्लस है, प्लस, ध्यान दो, यहां पे प्लस है। ठीक है, तो एक तो ये व्यंजक है कि ये व्यंजक है, इनका HCF है x प्लस 2। तो x प्लस 2 HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, गुणनखंड है। गुणनखंड को अगर मैं 0 के इक्वल करता हूं तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब एक बात बताइए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान -2। x का मान -2 इसमें रखोगे तो ये भी 0 होना चाहिए, इसमें रखोगे तो ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अपन को k का मान लाना है तो उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, केवल इससे काम करें। केवल इससे काम कैसे करें, तो आप देखो, सुनना, इसका ये गुणनखंड है, अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 होना चाहिए। किस मान पर? x प्लस 2 0 होने पर, यानी x के मान -2 होने पर। तो x स्क्वायर की जगह लिखता हूं मैं -2 का स्क्वायर, क्योंकि x का मान -2 है। फिर माइनस x की जगह मैंने लिखा -2 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब देखिए, -2 का स्क्वायर क्या हो गया? +4,
माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, माइनस का k बराबर 0, माइनस k को उधर भेज दो तो k बराबर 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो k का मान क्या आएगा 6 आएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन में 6 है ही नहीं, ये आपका राइट आंसर है, वो हमने अलग से लिखा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो डाउट लग रहा है कि ऑप्शन में से है ही नहीं, आपने क्वेश्चन ये ऑप्शन बनाया है। अपन एक काम करते हैं, इसमें भी रख के देखते हैं, अगर सेटिस्फाई हुआ तब तो ये बात सही है, वरना ये बात गलत है, तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सुनना, अगर x का मान -2 यहां रखे तो ये भी 0 होना चाहिए। चेक करते हैं, रखो वहां पे, है ना, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स -2, और प्लस का कौन है 6, ये कौन हो गया, ये प्लस का 4 हो गया। अब ये गुणा होंगे ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 दूनी 10, और प्लस का कौन है 6, प्लस का 6 और 4 प्लस का 10 माइनस 10 बराबर 0। यस, तो पक्के तौर पे इसका ये गुणनखंड है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़े से बड़ा गुणनखंड है, यानी HCF है। ठीक है, इसका भी ये गुणनखंड है, तो इसमें वैल्यू x की -2 रखने पर ये भी 0 होना चाहिए, तो k का मान 6 आएगा, जबकि ऑप्शन में है नहीं, तो मैंने ये नया ऑप्शन बनाया, 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यंजक को एक्स स्क्वायर -1 एक्स क्यूब +1 एक्स क्यूब -1 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, यानी आपको एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे आता है, एलसीएम का मतलब है कि ऐसा छोटा अमाउंट जिसमें सबका भाग चला जावे, और बीज गणितीय एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेने के लिए उनके फैक्टर्स करने पड़ते हैं और मैक्सिमम फैक्टर्स को लेना होता है। अभी मैं आपको समझाता हूं, एक चीज समझना, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, वो तो है आपका एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर -1, मैं इसके फैक्टर करता हूं, इसको मैं ब्लैक में लिख देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर -1 इसके अपन फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखो ए स्क्वायर -b स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि एक के ऊपर स्क्वायर लगाया जा सकता है, ए स्क्वायर -b स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a + b और a - b, इसके फैक्टर हो गए। सेकंड के फैक्टर करते हैं, सेकंड कौन है, वो है x³ + 1। एक बात बताओ, 1 के ऊपर पावर 3 करे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन फॉर्म निकल के आ जाएगी ना, a³ + b³, और आपको पता है a³ + b³ क्या होता है, a³ + b³ होगा a + b a² + b² -ab x × 1। ठीक है, x³ -1 के फैक्टर करते हैं, एक के ऊपर 3 लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, a³ - b³ की फॉर्म हो जाएगी, और इसको खोलेंगे, a³ - b³ क्या होता है, a - b a² + b² + ab। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, छोटे से छोटे कॉमन गुणज, उसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेते समय ध्यान रखें, जितनी भी वैरायटी है, क्या जितनी भी वैरायटी है वो सारी वैरायटी लेनी है। ये बिल्कुल लेंगे x + 1, ठीक है, ये बिल्कुल लेंगे x - 1, ये तो आ गया, ये पूरा लेंगे x² + 1 - x, ओके, और ये तो आ गया, ये रहा, ये हाँ ये अलग है तो लेंगे इसको, x² + 1 + x। अब एक काम करें अपन, सुनिए, इसका और इसका जोड़ा बना देवें, इसका और इसका जोड़ा बना देवें,
तो ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म देंगे, देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी। तो ये दोनों मिलकर के अपन को फॉर्म क्या देंगे, वो देंगे एक्स क्यूब, देखो ये है ना एक्स क्यूब प्लस 1, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म देंगे, एक्स क्यूब माइनस 1। ये बात समझ में आ गई। अब इस फॉर्म को अपन देखें, ये इनका एलसीएम है, और ये फॉर्म a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म है कि नहीं है। a वहां पे एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब यहां पे a के रूप में, b के रूप में यहां पे 1 है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया एक्स की पावर 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है, एक्स की पावर 6 माइनस 1। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है, क्या बोला, हाँ, निम्न में से बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे, मतलब इसमें से कौन सा है जो बहुपद का गुणनखंड है। एक चीज देखो आप, अब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि अब एक बात बताओ, अपन अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो इसके फिर फैक्टर करो, और दो को ऐसे भागों में तोड़ो कि जोड़े तो 2 आवे, गुणा करे तो चारों पंजे 20 आवे, तो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर और जो है बहुत ज्यादा गणित लगानी पड़ेगी, तब जाकर के ये इसके फैक्टर होंगे। अपन एक काम करें क्या, आपको ये चेक करना है कि निम्न में से कौन इसका गुणनखंड है। एक बार के लिए मानते हैं कि फर्स्ट इसका गुणनखंड है, इसको अपन ने गुणनखंड माना, माना कि x माइनस 1 अगर इसका गुणनखंड है, तो अगर x माइनस 1 जीरो हुआ तो ये पूरा ही जीरो होना चाहिए। x माइनस 1 उधर जाएगा, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। x का मान 1 लेने पर क्या ये जीरो बनता है क्या, चेक करो। यहां पे क्या लोगे, 1, 1 का क्यूब, तो 4 इंटू 1 का क्यूब, तो 1 तो ये हो गया 4। यहां पे लोगे 1, 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 तो ये 2, माइनस 5 इंटू एक्स का मान 1 है ना, और माइनस 1। अब एक बात बताओ, 5 एकम 5, माइनस के 5 और माइनस के 2, माइनस के 7, और माइनस का ये प्लस का है ना, और ये हो गए 5, तो 5 और 7 का अंतर तो 2 आ जाएगा, जीरो कहाँ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका फैक्टर है ही नहीं, इसका गुणनखंड है ही नहीं। अब हम इसको इसको लेते हैं, हमने माना माना x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, और x प्लस 1 गुणनखंड है ना। तब तब यदि यदि x प्लस 1 यानी इस गुणनखंड को जीरो करे तो x का मान माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 को उसमें पुट करें इसमें, तो इसका मान जीरो हो जाना चाहिए। अभी पुट करके देखते हैं, 4 इंटू एक्स का मान माइनस एक का क्यूब है ना, माइनस 2 इंटू एक्स का मान है माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स की जगह -1 है ना, प्लस का कौन है 1। अब एक बात बताइए मुझे, एक -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1 तो -1 आएगा, -1 जब 4 से गुणा होगा तो माइनस का 4 है ना, क्या हो जाएगा -4। ओके, -1 का स्क्वायर तो +1 जब -2 से गुणा होगा तो -2, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 एकम 5, और प्लस का कौन है 1। अब एक बात बताओ, -4 और -2 तो ये हो गया आपके -6, प्लस का 5 और प्लस का 1 तो +6। अब एक बात बताइए, ये कट करके जीरो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो पक्के तौर पे ये जो है वो इसका गुणनखंड है, ये ऑप्शन से चेक करने का तरीका है। बाकी जोड़ तोड़ करोगे तो इसके फैक्टर भी कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 1, तब x माइनस वाई का मान क्या होगा। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सबसे पहले अपन ये लिखते हैं पहली वाली कंडीशन, इसने क्या बोला है
इसने बोला है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, है ना। अपन इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर xy प्लस 1। आप xy को इधर भेजोगे तो यहां पे 2xy पड़ा है, एक xy घट जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 1, है ना। ये चीज आपके काम आएगी, इसको एक बार के लिए रहने दो, ठीक है। दूसरी चीज इसने बोला कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 1। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 1 बोला है, क्या बोला है 1। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म है ना, अगर मैं इसको खोलूं, ये एक के बराबर बोला है इसने, अगर मैं इसको खोलूं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और बराबर में ये 1 तो रहेगा ही रहेगा ना, इसका वैल्यू 1 है। मैंने इसको खोला तो ये आया बराबर 1। अब यहां पे एक चीज आप समझो, ये देखो आप, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1। ये और ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया एक, ये कौन है एक्स प्लस वाई इंटू 1 बराबर 1। अब 1 का भाग 1 में, एक बार 1 कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी ये माइनस है, माइनस 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 एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस जो वाई है ना वो आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये आपका आंसर है, एक्स माइनस वाई 1 है। तो कितना मस्त क्वेश्चन है ये। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगपत रैखिक समीकरण 5x प्लस वाई इक्वल टू 7, 3x माइनस 4y इक्वल टू 18 के कितने हल होंगे। आप तो एक काम करो, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, इसको लिखो। अब बताओ मुझे, a कौन है 5 बटा a2 कौन है 3, ओके। b1 कौन है y का गुणांक 1 बटा b2, ये b2 है ना। b2 कौन है माइनस का 4, है ना। अच्छा आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मुझे बताइए क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, क्या होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल, ये आपका आंसर है, केवल एक हल होगा इस युग्म का, इस समीकरण युग्म का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये भाग ये का मान क्या होगा, इसमें से आपको आंसर देना है। गुणनखंड करने पर ही इसका तोड़ निकलेगा और कोई तरीका नहीं है। तो देखिए ये सारे द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर 5x6, एक्स स्क्वायर 3x2, एक्स स्क्वायर 7x12, और ये सारे के सारे द्विघात समीकरण है, तो इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अपन सबसे पहले मैं इसके गुणनखंड करता हूं, क्या है ये है एक्स स्क्वायर, अपन करें -3x -2x और प्लस का 6, है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 5 आ गया, लेकिन गुणा करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। बटे में ये जो है ना, इसको मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। 3x माइनस है, -3x के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़े तो -3x आवे, गुणा करो तो 2 आवे, तो ये हो जाएगा आपके -2x माइनस एक्स और प्लस कौन है 2। अब भाग में है वो अगला, तो अपन उसको गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये बटे में एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 है ना, ये ऊपर जाएगा और ऊपर उसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस नहीं माइनस एक्स कर दे तो ठीक है, बिल्कुल 4x और माइनस एक्स हो गया माइनस के 5x, लेकिन गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कौन है 4, है ना, बटे में
अब उसका यहां पे नीचे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर 7x है ना, तो माइनस के 5x माइनस के 2x और प्लस के 12, तो -5 और -7 तो -5 और -2 तो -7 हो गए, गुणा करेंगे तो ओके। अरे भाई अपन गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं आएगा 12। आप एक काम करो, -4x और -3x, अब आएगा 12। 4 3 7 और चारों 4 तिया 12, बिल्कुल अब आएगा। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो यहां बच गया x -3, इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, तो बच गया x -3, है ना, बटे में इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो बच गया x -2, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, तो बच गया x -2 इंटू, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो बच गया x -4, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, तो बच गया x -4, क्योंकि -1 का भाग इसमें जाएगा, माइनस कट जाएगा, -1 का भाग इसमें जाएगा, माइनस से वो प्लस जो है वो भी माइनस बन जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x का भाग इसमें दिया तो x और माइनस का 4, इन दोनों में से -3 कॉमन लिया, -3 का भाग इसमें दिया तो ये प्लस का x, -3 कट गया, -3 का भाग उसमें दिया तो माइनस का 4। ओके, अब देखिए ऊपर x -3 कॉमन आ सकता है, x -3 कॉमन लिया, x -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया -2, और यहाँ पे x -2 कॉमन लिया, x -2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -1, है ना, इनटू यहाँ से x -4 कॉमन लिया तो बच गया x -1, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने x -4 कॉमन लिया तो बच गया x -3, x और -3। अब अपन काटते हैं तो उस कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी, देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, अब ये बीच में गुणा है ना, तो देखो x -1 से x -1 कैंसिल और x -3 से x -3 कैंसिल, सब कुछ कट कुटा के क्या आ गया 1, तो इसका आंसर है 1, ठीक है, ये आपका फर्स्ट राइट आंसर है। यस सुनो, तो इस प्रकार से होगा, क्लियर, ओके। तो पर साथियों इस प्रकार की बात है, ये था अपना टेस्ट नंबर जो आपका 8, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार से चीजें आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो मैथ्स आसान है, टफ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों अब इससे आगे अपन मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन, यानी कि टेस्ट नंबर 9 के पेपर सॉल्यूशन में, ठीक है। आप में से वो लोग जो कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग का मैथ्स का कोर्स चाहते हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, संपूर्ण अंकगणित एडवांस मैथ बहुत रीजनेबल रेट पर है, वहां पे अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों शामिल है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया गया है। जिन लोगों ने वो पढ़ा है वो लोगों के लिए चीजें बड़ी आसान हो रही होगी, क्योंकि बेस उनका क्लियर है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में, गुड बाय।